Welcome बच्चों, and today we are back again with the next lecture, that is the lecture number 8 from our chapter electrostatics. तो आज की इस नई क्लास में नया टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये आज हमें समझना है. और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद फिर इसमें चार और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन. Number 2 will be electric field due to electric dipole on its equatorial line. Third one will be torque experienced by the electric dipole, and the fourth one will be electrostatic potential energy of the electric dipole. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चारों. तो इट मीन्स नेक्स्ट 3 to 4 क्लासेस जो हमारी होने वाली हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर ही होने वाली हैं. एंड स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बोर्ड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है. इस टॉपिक से हमेशा कोई ना कोई चीज़ पूछी ही जाती रहती है हमेशा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल. सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बताया था. जब हम एक ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बना रहे थे जहाँ पर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिए गए थे हमें, बस यही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सबसे पहली चीज हमारा डेफिनेशन. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है. इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. ये डेफिनेशन हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की है. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर 2 इक्वल चार्जेस होंगे. It is a system of 2 equal and opposite charges. It is a system of 2 equal and opposite charges. कैसे रखना है? Separated by a finite distance. मतलब दिस डिस्टेंस कैन नॉट बी वेरी लार्ज. ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही ना करें. ठीक है ना. तो सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो मेरे पास एक चार्ज है सपोज माइनस ऑफ क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू. These are 2 equal and opposite charges. दोनों क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है और एक पॉजिटिव नेचर का है, दूसरा नेगेटिव नेचर का है. सो इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. बस यही सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मींस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस हो और डाइपोल मींस डाई. डाई मींस 2, पोल मींस एंड. कोई ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम जो 2 एंड वाला सिस्टम हो. तो इसके 2 एंड्स है ना, ये एक एंड this is one end and this is the other end. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम जिसमें 2 अपोजिट और इक्वल पॉइंट चार्जेस होते हैं. एक पॉजिटिव चार्ज एक एंड पर होगा और नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पर होगा. इसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये जो फाइनाइट डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, ये जो फाइनाइट डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, this distance is known as length of the dipole या फिर dipole length. इसी को dipole length बोलते हैं. तो ये एक इसमें हमें टर्म मिल गया है dipole length. What is dipole length? The distance between the 2 charges of the dipole. It is the distance between the 2 charges ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. या सिर्फ डाइपोल भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ही चल रहा है. तो अंडरस्टूड है. अगर मैं डाइपोल बोल रहा हूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल ही होगा. तो क्या कोई और भी डाइपोल होते हैं सर? यस, मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है. मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आएगा. ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही रहेगा यहां पर इसका मीनिंग. ठीक. डाइपोल लेंथ. अब डाइपोल लेंथ जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है.
दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक का। आप ये भी कह सकते हो लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इट इज अ लेंथ ना, ये एक लेंथ है, डायपोल लेंथ, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होता है? इट्स डायरेक्शन इज टेकन एज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ये डायपोल लेंथ है, आप पूरी मार्क कर लेते हैं इसको। दिस इज द डायपोल लेंथ, ये डायपोल लेंथ है, दिस इज डायपोल लेंथ। ओके, L। और नॉर्मली हम इस L को इज इक्वल्स टू 2a ऐसे करके लिखते हैं। अगर मैंने L इज इक्वल्स टू 2a लिखा है तो इट मींस a इज इक्वल्स टू L/2। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज a इज half the dipole length। A is half the dipole length। अब L is equals to 2a लिखने की क्या जरूरत है? ये अभी हमें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि हम L is equals to 2a डायपोल लेंथ को twice half of the length क्यों लिख रहे हैं। मैथमेटिकली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रीजन क्या है, क्या वजह है कि आप इसको ऐसे लिखकर L is equals to 2a लिखकर डिनोट कर रहे हो। ये थोड़ी देर में हमें, अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वहां थोड़ा समझ आएगा, वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल A इज हाफ द डायपोल लेंथ। और अगर मुझे यहाँ पर A रिप्रेजेंट करना है, A को मार्क करना है, तो मैं कैसे मार्क करूंगा? देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ द डायपोल ले लो O। एक पॉइंट है A जिस पे चार्ज रखा है -q, और दूसरा पॉइंट है B जहां पर चार्ज रखा है +q। O से A तक एंड फ्रॉम O to B, O to A is also half the dipole length and O to B is also half the dipole length. So this L is equals to A plus A 2A हो गया। ठीक है, इस तरीके से A मार्क करना होगा आपको अपने डायग्राम में, डायपोल वाले डायग्राम में। सो इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल लेंथ। और अब एक टर्म है हमारे पास, द नेक्स्ट टर्म इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट अभी हमें अच्छे से समझ लेना है कि डायपोल है क्या। डायपोल एक सिस्टम है, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस का, जो कुछ दूरी पर रखे जाते हैं। फिर उसके अंदर एक चार्ज से लेकर दूसरे चार्ज तक जो भी लेंथ है, उस लेंथ को अगर आप मेजर कर लो उसको डायपोल लेंथ बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लिया गया है। दिस इज डायपोल लेंथ। लेंथ है तो एसआई यूनिट मीटर ही होगी, नो नीड टू मेंशन, इसकी एसआई यूनिट मीटर ही होगी डायपोल लेंथ की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू डायपोल इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? नाउ व्हाट इज डायपोल मोमेंट? Dipole moment is a physical quantity which is measured as product of magnitude of any one charge of the dipole, magnitude of either charge of the dipole with length of the dipole। क्या बोला हमने कि dipole moment it is a physical quantity which is measured as, अगर आपको इसे मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे? इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ, किस का प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ कोई भी एक चार्ज, और चार्ज का भी मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डायपोल विद प्रोडक्ट है ना, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा विद डायपोल। इसको बोलते हैं हम डायपोल मोमेंट। इट इज अ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे विद सिंबल स्मॉल p। फॉर्मूला बन जाएगा, कोई भी एक चार्ज ले लो मतलब q, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस q या माइनस q नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, एंड मल्टीप्लाइड बाय डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ l है और l की जगह आई कैन राइट 2a। ठीक है, तो डायपोल लेंथ बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायपोल मोमेंट भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देखो डायपोल लेंथ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है l। अगर l वेक्टर है तो a भी वेक्टर होगा। ठीक है ना, बिकॉज a इज नथिंग बट हाफ द डायपोल लेंथ। बिकॉज l का हाफ कर दो तो a आता है,
ठीक है, तो जो L का डायरेक्शन है वही A का डायरेक्शन है, आप ये कह सकते हो, या जो L का डायरेक्शन है वही 2A का डायरेक्शन है, एंड दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो जो डायपोल लेंथ का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का होता है। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन is taken as from negative charge of the dipole towards its positive charge। डायपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एरो मार्क करोगे तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब अगर आपके पास डायपोल इस तरीके से, so dipole moment can be marked like this, P from negative to positive charge, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन अगर कहीं पर डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो एक लाइन ज्वाइन करा दो दोनों चार्जेस को। अब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आप डायपोल मोमेंट को ऐसे मार्क करोगे, और अगर कहीं पर डायपोल ऐसे रखा है लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज यहां पर है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब यहां पर आप फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज एक एरो मार्क कर देंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो जैसे भी डायपोल रखा हुआ है आप बस ये चेक कर लो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, वही डायरेक्शन डायपोल लेंथ का होता है एंड द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ओके, सो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? इट इज a simple arrangement of two equal and opposite charges जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखे जाते हैं so that they can interact with each other, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक की अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, इस लेंथ को बोलते हैं डायपोल लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल लेंथ इज टेकन एज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल के अंदर किसी भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड, तो एक कोई भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी Q को मल्टीप्लाई करा दो विद द लेंथ ऑफ द डायपोल से। तो अगर आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो यू विल गेट अ क्वांटिटी विच इज नोन एज डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट अगर आप लिखना चाहते हैं तो एसआई यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ की यूनिट मीटर, तो ये हो जाती है एसआई यूनिट कूलम मीटर। इस एसआई यूनिट कूलम मीटर को आप स्मॉल m कैपिटल C ऐसे लिखने की गलती ना करें, बिकॉज अगर पहले स्मॉल m लिख देते हो किसी दूसरी SI यूनिट से पहले तो इसका मतलब हो जाता है फिर मिली। अब ये मीटर नहीं पढ़ा जाएगा, अब ये पढ़ा जाएगा मिली कूलम, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मिली कूलम मींस 10 to the power -3 कूलम। तो वी कैन नॉट राइट कूलम मीटर लाइक दिस, याद रखिएगा हमेशा। ओके, ये हमारा डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इसको आप पहले कॉपी कीजिए अपने रजिस्टर में, और फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाया था जिसमें आपने इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करा था, ठीक है। तो अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना है कि इस डायपोल से गिवन पॉइंट पर कितना फील्ड होता है। बट बिफोर दैट ये अपना वीडियो पॉज करके इन नोट्स को यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाय द टाइम मैं एक स्क्रीनशॉट आपके लिए ले लेता हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने? सो रब करते हैं इसको आगे बढ़ने के लिए। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाना है, एंड दैट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसमें भी अभी जो हम हेडिंग करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अभी एक्सियल लाइन क्या होता है ये भी समझेंगे। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं फिर से एक डायपोल ड्रॉ कर लेता हूं। ये नेगेटिव चार्ज है डायपोल का और ये पॉजिटिव चार्ज है डायपोल का। अब हमारे पास एक लाइन है, अ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऑफ द डायपोल। द लाइन which joins two charges of the dipole is known as एक्सियल लाइन। और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सपोज ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, या फिर इधर कोई पॉइंट है, यहां पर पॉइंट्स दोनों चार्जेस के बीच में नहीं रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स हमारे एक्सियल पॉइंट्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, याद रखना पॉइंट्स या तो दोनों चार्जेस के लेफ्ट पर रहेंगे या दोनों चार्जेस के राइट पर रहेंगे, दोनों चार्जेस के बीच में नहीं लेते। तो वो पॉइंट हम कहलाएंगे, हमारे कहलाएंगे एक्सियल पॉइंट्स। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि जो भी अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर रहे हैं एक्सियल लाइन पर या एक्सियल पॉइंट्स के लिए, वो डेरिवेशन का आंसर सिर्फ इन पॉइंट्स पर एप्लीकेबल है जो पॉइंट्स या तो दोनों चार्जेस के लेफ्ट साइड पर रहेंगे या दोनों चार्जेस के राइट साइड पर रहेंगे। जो पॉइंट्स दोनों चार्जेस के बीच में आ जाएंगे वो रिजल्ट जो अभी हम ड्राइव करने वाले हैं इन पॉइंट्स पर नहीं लगेगा। कौन से पॉइंट्स? जो दोनों चार्जेस के बीच में होते हैं। तो एक्सियल लाइन और एक्सियल पॉइंट समझ में आया। अब ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है, व्हाट इज पॉइंट ए? पॉइंट ए वो पॉइंट जहां पर नेगेटिव चार्ज रखा है माइनस क्यू, एंड पॉइंट बी इज दैट पॉइंट जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू। तो ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, मतलब इसके ठीक मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, दिस लाइन, दिस लाइन, इस लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोला जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे इंक्लूडिंग दिस मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट्स। अब एक्सियल पॉइंट्स और इक्वेटोरियल पॉइंट्स के अलग भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब ये इतने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ड्राइव करना है। हमें कौन से पॉइंट्स पर ड्राइव करना है? हमें सिर्फ उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करना है जो या तो एक्सियल होंगे, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, या वो पॉइंट जो इक्वेटोरियल होंगे, ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, और मिड पॉइंट भी इक्वेटोरियल की कैटेगरी में ही आएगा। इन पॉइंट्स के लिए हमें अपने रिजल्ट्स चाहिए। सो नेक्स्ट टू डेरिवेशंस हमारे होने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के लिए। पहला डेरिवेशन होगा ऑन एक्सियल लाइन, दूसरा डेरिवेशन होगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बट आज की क्लास में मुझे लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डेरिवेशन कर पाएंगे, क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाने का डर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला डेरिवेशन, एंड द डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। इसको फिलहाल रब करते हैं। आपको अगर इसको कॉपी करना है या शॉर्ट लेना है तो ले लीजिए। बस यहां पर जो कॉन्सेप्ट समझा है हमने वो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का समझा है, इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब आप मेरे को एक चीज और बता दो कि किसी भी डायपोल की, सपोज ये डायपोल है ना, दिस इज अ डायपोल, और ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, जिधर ये ब्लू कैप है मार्कर का, और इधर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो इस डायपोल के पास कितनी एक्सियल लाइन होंगी? सिर्फ एक होगी, क्योंकि व्हाट इज एक्सियल लाइन? द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऑफ द डायपोल। वो तो एक ही लाइन होगी ना, और कोई एक्सियल लाइन तो नहीं हो सकती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन कितनी होंगी? इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये है। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये भी है ना, इस तरीके से।
ठीक है। तो क्या दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? नहीं, इनफैक्ट हमारे पास इनफाइनाइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत हैं। अगर आपको मैं इसे ऐसे दिखाऊं, दिस इज द डायपोल, ये डायपोल की लेंथ है, और ये और इस लेंथ सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ऐसे भी ले सकता हूं और मैं ऐसे भी ले सकता हूं। आई कैन टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस एज वेल एंड लाइक दिस एज वेल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनफाइनाइट बन सकते हैं यहाँ पर। तो इट मीन्स इक्वेटोरियल लाइन बहुत सारी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन ये सारी इक्वेटोरियल लाइन आप चाहे इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, इस प्लेन पर लाया करती हैं। इस प्लेन पर, जिस प्लेन पर ये सारी इक्वेटोरियल लाइन लाया करेंगी, उस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। दैट प्लेन इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी अपने डेरिवेशन को लेकर, जो आज हमें करना है, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है कि ये टॉपिक एज अ डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है, और इस टॉपिक के स्पेशल केसेस भी हैं लास्ट में, वहाँ से भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इस टॉपिक से सीधा सीधा न्यूमेरिकल भी बनता है। तो जब किसी टॉपिक से इतने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब टॉपिक के एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक डायपोल कंसीडर करेंगे। नाउ अब जो मैं बोल रहा हूँ ना साथ साथ डायग्राम के, बस वही थ्योरी है, और आप कोशिश करो कि इस थ्योरी को खुद लिखने की। ठीक है, सो वी हैव कंसीडर्ड अ डायपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल having charges minus q placed at a point A and plus q placed at another point B. Okay, such that P is equals to q into 2A is dipole moment of this dipole, where 2A is its dipole length. What is 2A? 2A is its dipole length. तो 2A को मार्क करने के लिए देखो, ये लाइन ज्वाइन करेंगे और मिड पॉइंट बनेगा। लेट O is mid point of the dipole, let O is midpoint of the dipole, and let there be a point P at a distance R from the midpoint of the dipole on its axial line. तो P कैसा पॉइंट हो जाएगा हमारा? एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला है, अगर आप उसको लिख लेते हो तो वही क्या बन गया आपका? थ्योरी ऑफ द डेरिवेशन। थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। थ्योरी कुछ नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया था। व्हाट इज थ्योरी फॉर अ डेरिवेशन? जो डेरिवेशन में आप डायग्राम बनाते हो, अच्छा डायग्राम बनाना भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूर बनाया करो अपने डेरिवेशन में। तो जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसको अपने वर्ड्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, उसी को थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है तो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में वो चाहता है कि आप कुछ थ्योरी भी लिखें। अगर आप थ्योरी भी नहीं लिख रहे हो और सारा डेरिवेशन ठीक करा है, तो कई बार कुछ टीचर्स की फिर भी टेंडेंसी होती है कि क्योंकि थ्योरी नहीं लिखी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कम दी है, तो कुछ ना कुछ मार्क्स, चाहे आधा ही मार्क्स काट लेते हैं। सो पूरे मार्क्स लेने के लिए आप थ्योरी जरूर लिखा करो थोड़ी बहुत। तो ये आपका हो गया डायपोल मोमेंट, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मुझे पता करना है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि इस क्लास से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट पूरा देख कर आइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला कैसे आया। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस चार्ज का, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज गोइंग टू बी K Q अपॉन R स्क्वायर, K Q अपॉन R स्क्वायर। एंड इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस, तो हम K की जगह लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या हो जाता है हमारा? टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है ना?
तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है। और अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन q अपॉन r। ठीक है, फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब मैं यहां पर एज्यूम करूंगा कि लेट दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। तो k की वैल्यू हर जगह क्या होने वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूला में ये यूज करूंगा। अब देखो आप सबसे पहली चीज यहां पर अब हम क्या करें, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो, पहले -q चार्ज का और फिर +q वाले चार्ज का, दोनों चार्ज का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो। उसके बाद जब आपके दोनों इंडिविजुअल फील्ड आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज है -q, ड्यू टू चार्ज -q। कहां रखा है वो चार्ज, प्लेस्ड एट पॉइंट A इज गिवन एज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है अभी हमें। तो मैं क्योंकि फ्री स्पेस में तो आई विल बी राइटिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज अपॉन, अब फॉर्मूला ना इस तरह से याद मत करो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, ऐसे याद करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। फॉर्मूला कैसे याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कुछ भी हो वो हम डायग्राम से देख लेंगे। जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस हर बार r आए, जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस, या जरूरी नहीं है कि चार्ज हर बार +q मिले आपको। अब देखो जैसे यहाँ पर चार्ज q है, स्मॉल लेटर q, यहाँ पर चार्ज क्या था, कैपिटल Q। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस चेक करो P पॉइंट का A से कितना है, R तो नहीं है, R + A है। देखो R और फिर उसमें A और ऐड करना है, समझ रहे हो ना। देखो R तो यहां तक है और ये डिस्टेंस भी तो है, इतना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है A, सो द डिस्टेंस का स्क्वायर विल बी R + A स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड बिकॉज द चार्ज इज नेगेटिव तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये E1 का डायरेक्शन है। ओके, तो आगे मैं यहां पर डायरेक्शन भी लिखूंगा, फ्रॉम P टू A, ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्रॉम P टू A, या आप ये भी लिख दो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज तो हो चुका है। अब लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज, +q, चार्ज +q प्लेस्ड एट पॉइंट B इज, इसको मैं लिखूंगा E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन, चार्ज इज q, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक ये कैसे आएगा, चेक करते हैं। देखो ये डिस्टेंस r है और ये a है, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस डिस्टेंस विल बी r - a, बोल सकते हैं ना। देखो r में से a सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये डिस्टेंस बचेगा ना, तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट r - a। तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज r - a, उसका स्क्वायर। इसका भी डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन कहां से आएगा, चेक करो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे लगेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड।
E2, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं द डायरेक्शन इज अलोंग B to P, P से P की तरफ जाने का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो अलोंग B to P, ये डायरेक्शन है इसका, दिस इज द डायरेक्शन। अब यहां पर आप थोड़ा सा रुक कर देखो कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। अभी तक हमने P पॉइंट पर -q चार्ज कितना फील्ड लगा रहा है, E1, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेंशन कर दिया है। और P पॉइंट पर +q चार्ज, क्योंकि वो भी तो पॉइंट चार्ज है ना, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, E2, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है डायग्राम में। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, P पॉइंट पर टोटल फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E1 और E2 का रिजल्ट निकालना है। चेक करो ध्यान से, क्या E1 और E2 के डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है? यस, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है यहाँ पर कि आप बड़े वाले वेक्टर से छोटे वाले वेक्टर को सेपरेट कर दो, यू विल गेट द रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर व्हिच इज हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड। तो अभी मुझे डिसाइड करना है कि E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इट इज वेरी सिंपल टू डिसाइड कि अगर किसी चार्ज के पास आप हो, यहाँ मान लो ये वाला पॉइंट है A या ये वाला पॉइंट है X, या आप दूसरे पॉइंट पर हो Y, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड X पॉइंट पर ज्यादा होगा या Y पॉइंट पर ज्यादा होगा? द फॉर्मूला इज दिस, ये फॉर्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अगर R की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगा, EX इज ग्रेटर देन EY। अब चेक करो यहां पर चार्ज तो दोनों सेम है ना, Q एंड Q, कौन से चार्ज के पास P पॉइंट है और कौन से चार्ज से दूर है P पॉइंट? बिकॉज P पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द -q चार्ज, तो -q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है वो कम रह जाएगा और E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। शायद इसीलिए मैंने डायग्राम में E2 का एरो बड़ा मार्क किया है और E1 का एरो देखो छोटा मार्क किया है। इस चीज को हम डायग्राम में भी प्रॉपर्ली शो कर रहे हैं, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, क्योंकि E1 के डिनोमिनेटर में R+a लिखा है जो कि ज्यादा है, एज कंपेयर टू E2 के डिनोमिनेटर में R-a लिखा है, वो कम है। तो अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना पूरे एक्सप्रेशन की। तो E2 इज ग्रेटर देन E1, यहां से ये चीज क्लियर है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 का मैग्नीट्यूड E1 के मैग्नीट्यूड से तो ज्यादा है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ द रिजल्टेंट electric field at point P is given as, मान लो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो उसका आंसर कैसे आएगा? बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दो। डायरेक्शन किसका होगा? बड़े वाले का, मतलब अलोंग B to P, डायरेक्शन भी आगे मैंने लिख दिया, अलोंग B to P। E2 की वैल्यू यहां से लो, E1 की वैल्यू यहां से लो, सब्स्टिट्यूट करो और आगे रिजल्ट निकाल देना है। तो E इज इक्वल्स टू E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R-a का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R+a का होल स्क्वायर, Q अपॉन R+a का होल स्क्वायर। यहां तक आते आते फिजिक्स ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का रोल बचा है फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, देखो जितना भी फिजिक्स लगना था यहां तक लग चुका है, अब सिर्फ मैथमेटिक्स का रोल है। और मैथमेटिक्स भी बहुत सिंपल है, वो जो आपने 9-10 तक जितनी भी मैथमेटिक्स सीखी है बस वही लगेगी यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने के लिए। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो कॉमन ले लो। देखो मुझे तो लग रहा है कि कॉमन बहुत सारी चीजें हैं, 1/4πε0 और ये Q, ये दोनों जगह कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया जाए। कॉमन ले लेते हैं। E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q, दिस इज कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा यहां पर
1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं, आ जाओ। E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एलसीएम लेंगे तो r माइनस a का स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर, r माइनस a का स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर, r प्लस a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 तो r प्लस a का स्क्वायर ही रहेगा, बीच में माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। लेट अस सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना है। ऊपर इसका भी स्क्वायर खोल दो, इसका भी स्क्वायर खोल दो। चलो मैं बिल्कुल डिटेल में कर देता हूं, अदरवाइज हम यहां पर स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये फॉर्मूला तो लगना है ऊपर, r प्लस a का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra। और क्योंकि बीच में माइनस लग रहा है तो r माइनस a का होल स्क्वायर का जो भी टर्म्स आएंगे उन सब का साइन इस माइनस की वजह से पलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो r स्क्वायर बन जाएगा माइनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा माइनस a स्क्वायर, और फिर आएगा तीसरा टर्म माइनस 2ra, वो बन जाएगा प्लस 2ra। नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, इस स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर में ऐसे करके लिख सकता हूं। दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाए। अब कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, उन्हें कैंसिल कर दें। देखो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो गए। 2ra 2ra, इट इज 4ra। 4ra लिख लो। E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q 4RA upon R plus A R minus A। याद है कुछ A plus B A minus B, ये सब 9th-10th में चलता था ना, 8th में भी था शायद कुछ ऐसा। क्या हो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसी तरीके से R plus A R minus A क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और उस पे लगा है एक और होल स्क्वायर। लेकिन इस 4ra को, इस 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं ना, 2 multiplied by 2 is 4। तो इस 4ra को देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं। E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q 4ra को I will write it as 2r into 2a। ऐसे क्यों लिखा अभी बताता हूं। जैसे ही मैंने इसको लिखा 2r into 2a, देखो 2 2 4 4ra तो बन जाएगा वो वापस से, अगर आप बनाना चाहते हो। लेकिन मुझे क्या फायदा हो रहा है यहाँ पर, ध्यान करो, q मल्टीप्लाइड बाय 2a, ये क्या होता है, q मल्टीप्लाइड बाय 2a होता है डाइपोल मोमेंट। मैं इस Q इंटू 2a को लिख सकता हूं P, डाइपोल मोमेंट। आगे E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q इंटू 2a is P, और 2r के साथ P, तो मैं लिख सकता हूं इसको 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। This is the final expression for electric field due to dipole on its axial line, for a point which lies on its axial line। और याद रखना axial point कौन सा कंसीडर करा है हमने, axial point। ये वाला जो डेरिवेशन से फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला सिर्फ उन पॉइंट्स पर एप्लीकेबल है जो पॉइंट्स या तो दोनों चार्जेस के राइट पर होंगे या दोनों चार्जेस के लेफ्ट पर होंगे। मतलब ये P पॉइंट इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी, अगर आपने P पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में ले लिया, देन दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना, साइड में लिख लो चाहे इस चीज को फॉर्मूले के साथ कि ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर
एक्सियल पॉइंट्स, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, लर्न कर लेना है। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने यहां पर मेंशन किया था, अलोंग बी टू बी, अलोंग बी टू बी, ठीक है, होगा। चेक करो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होता है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन चलो यहां पर मार्क करते हैं। अभी कुछ चीजें समझना बाकी है, सिर्फ डेरिवेशन कंप्लीट होते ही टॉपिक कंप्लीट हो गया ऐसा मत समझा करो, यही हम गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है डेरिवेशन समझ में आ गया, अब तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन इस डेरिवेशन के चलते चलते रास्ते में कुछ और पॉइंट्स भी ऐसे होते हैं जो बड़े कंसेप्चुअल होते हैं, या डेरिवेशन के फाइनल एक्सप्रेशन के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं जो आपको देखनी और समझनी पड़ती हैं। अब देखिए, आप जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E मैंने कैलकुलेट करा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका मैग्नीट्यूड मेरे सामने, इसका डायरेक्शन मुझे यहां मार्क करना है। इट मींस अभी तक मेरा डायग्राम कंप्लीट नहीं है, इस E को मार्क करना है, किधर है E, E2 माइनस E1, तो जो बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था E2 उसी के डायरेक्शन में बोला, तो E2 माइनस E1, सपोज ये इतना बचा, E2 में से E1 निकालने के बाद इतना बचा, बस यही इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही नहीं है जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है? देखो डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो फाइनली क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, इट्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो आई कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, दे आर पैरेलल वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज टू इज 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स, जिधर P उधर E, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों ऐसे वेक्टर्स हैं E एंड P कि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर इसी एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बस आप यहां तो P के ऊपर वेक्टर लगा दो, यहां E के ऊपर वेक्टर लगा दो, ये दोबारा नीचे इसको कॉपी करना और उसके आगे लिखना वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन बन जाएगा, और फॉर्मूला ठीक ठीक बता रहा है कि जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो यहाँ पर अभी वीडियो को पॉज करके इस पूरे को कंप्लीट करो अपने रजिस्टर में। विदाउट कंप्लीटिंग योर नोट्स कभी भी क्लास कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए अपने नोट्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे इसमें एक स्पेशल केस बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द टाइम आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर यू, जो कि हम लोग आपको पता है कहाँ शेयर करते हैं, वी शेयर इट इन आवर टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको सारी क्लासेस के स्क्रीनशॉट धीरे धीरे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहाँ से भी अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। फिलहाल मुझे लगता है कि कॉपी कर लिया है, तो इसको रब करते हैं। चलिए स्पेशल केस देखना है, मैं स्पेशल केस यहाँ से रब करके आपको बताऊँ। स्पेशल केस में क्या है? स्पेशल केस में है कि अगर मेरा ये P पॉइंट बहुत दूर चला जाए, डायपोल से थोड़ा ज्यादा दूर चला जाए, सच दैट स्पेशल केस में क्या हो जाएगा? स्पेशल केस इफ पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम डायपोल, अगर पॉइंट P डायपोल से कुछ दूर निकल जाए तो मैथमेटिकली ये R जो डिस्टेंस है P पॉइंट का सेंटर ऑफ द डायपोल से, याद रखना व्हाट इज R इज द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है। तो ये R तो काफी बड़ा हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डायपोल, 2a के कंपैरिजन में। 2a कह लो, या अगर 2a से बहुत बड़ा है
तो ए से तो बहुत बड़ा होगा ही, ए के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ऐसे केस में आप फाइनल आंसर देखो, नीचे क्या लिखा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक वेरी लार्ज नंबर और उसका स्क्वायर तो और भी लार्ज हो जाएगा, और एक वेरी स्मॉल नंबर ए तो बहुत छोटा रह चुका है ना, वेरी स्मॉल नंबर उसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में से बहुत छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ये बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे आपने एक पॉन्ड ऑफ वाटर से, एक तालाब भर के पानी है, उसमें से आपने सिर्फ एक गिलास पानी निकाला और चेक कर रहे हो कि तालाब का पानी का लेवल कितना नीचे गया। क्या तालाब के पानी के ऊपर इस बात का कोई इफेक्ट पड़ेगा कि आपने सिर्फ उसमें से एक गिलास पानी निकाला है? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैसा ही है कुछ कि आर स्क्वायर एक बहुत बड़े नंबर में से ए स्क्वायर एक बहुत छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो ऑलमोस्ट आर स्क्वायर ही बना रहता है। इस चीज को आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करा दो। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया मैंने। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, क्या मिला, वी गेट, यहां लिखते हैं। तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर, और उसके ऊपर लग रहा है और स्क्वायर, तो नीचे बन गई पावर आर की 4, आर की पावर 4 बन जाएगी। देखो जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट करा तो ई, अब ये फार अवे पॉइंट के लिए लिख रहा हूं, फार अवे पॉइंट के लिए रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा है? क्योंकि हमने ये एज्यूम कर लिया था कि ये डायपोल कहां रखा है, फ्री स्पेस में रखा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 2pr अपॉन r की पावर 4, क्योंकि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो r स्क्वायर हो चुका है, और r स्क्वायर की एक और पावर स्क्वायर लग रही तो r की पावर 4। एक r से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली मुझे फार अवे पॉइंट का फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट के लिए मिल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म 2p, जो डायरेक्शन p का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का है, वो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। सो दिस इज स्पेशल केस, इसको भी याद कर लो। स्पेशल केस के ऊपर ही ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर डायपोल का न्यूमेरिकल कोई इस तरीके का आता है कि एक एक्सियल पॉइंट आपको मिला और वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वो 90% ऑफ द चांस तो यही होगा कि वो पॉइंट फार अवे पॉइंट होगा, उसको इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको डेरिवेशन आ सकता है कि पूरा डेरिवेशन करके दिखाओ कि एक एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है। ओके, सो दिस इज द टॉपिक electric field due to electric dipole on its axial line, and we have completed it successfully, and I hope कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मेन पॉइंट है कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है, चाहे वो एक्सियल पॉइंट दोनों चार्जेस के राइट पर हो या वो एक्सियल पॉइंट दोनों चार्जेस के लेफ्ट पर हो। मींस अगर मेरा पॉइंट इधर होता, मान लो कोई पॉइंट इधर होता P डैश, तो उस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही आएगा जिधर उसका आ रहा है। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E डैश। ठीक है, और ये मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं कि आप इस डेरिवेशन को एक बार और ट्राई करें, लेकिन अब जब आप दोबारा से ट्राई करोगे तो P पॉइंट को इधर ना लेके उधर ले लेना और पूरा डेरिवेशन करके देखो क्या फाइनल आंसर यही आ रहा है, यही आएगा। ठीक है, एंड नाउ लेक्चर फिनिश होते होते एक छोटी सी चीज़ आपको और बतानी है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको ये ज़रूर बताया जाएगा कि हमने L इज 2a क्यों लिया। L क्या था, डायपोल की लेंथ। ये L इज 2a मतलब हाफ द डायपोल लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लाना जरूरी क्यों था। चलो इसको आप देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं इसको। ये जो डेरिवेशन कर रहे थे, देखो इधर, अगर मैं डेरिवेशन से पहले ये वाली चीज ना लेता कि L इज 2a, तो यहाँ पर a की जगह क्या आ रहा होता आप खुद बताओ। यहाँ पर a की जगह क्या आ रहा होता आप खुद बताएंगे मुझे। यहाँ पर मुझे a की जगह लिखना पड़ता L/2
L/2, क्योंकि A क्या है, हाफ द डायपोल लेंथ। अब देखो L/2 ये फ्रैक्शंस में डेरिवेशन की कैलकुलेशन हो जाती सारी, L/2 और ये कैलकुलेशन फ्रैक्शन में चलती। इस कैलकुलेशन को इजी मोड में रखने के लिए मैंने पहले ही L को 2A से रिप्लेस कर दिया, और A क्या है, हाफ द डायपोल लेंथ। दूसरा बेनिफिट, मुझे डिस्टेंस समझने में बड़ा इजी हो गया कि अगर मुझे P पॉइंट पे डिस्टेंस लेना है -q चार्ज से, तो R प्लस A। अब R के साथ में L को कैसे एडजस्ट करता है ना, सोचने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हालांकि R प्लस L/2 कर सकते हैं, बट वहां पर थोड़ा सोचने में दिक्कत हो जाती है। और P पॉइंट का डिस्टेंस प्लस Q चार्ज से, R माइनस A। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। स्पेशल केस को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, ये ज़रूर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, मेरे साथ शेयर करिए। कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो वो भी शेयर करें, उसको दूर करने के लिए भी वीडियोस बनाई जाएंगी और आपकी हर पॉसिबल हेल्प की जाएगी, सो दैट आप क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से कर लें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी एक चीज़ और है, एंड दैट इज़ कि हम आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका मैं अभी बात कर रहा था, उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।